वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे जेन जैक्विस रोसो की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जे रोसो की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे रोसोस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर के स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से रोसो का क्या कहना है और कैसे ये थॉमस होब्स से और लॉक से डिफरेंट है। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक नेचुरल है और एक नॉर्मेटिव है। ठीक है, तो हम दोनों के हवाले से देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। और सबसे आखिर में जर्नल विल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक नई स्टेट बनती है जिसमें जो पावर होती है वो होल कम्युनिटी को दी जाती है। तो उसमें जर्नल विल क्या होती है, पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको जॉन लॉक और थॉमस होब्स से कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि रोसो में और उन दो में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोसोस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर के स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से रोसो का क्या कहना है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी स्टेट को कहते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरेटिकल स्टेट है। ठीक है, कि जिसमें कोई लॉज नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई एग्जेक्टिव नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, यानी इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है। मुख्तसर ये कि कोई लॉज नहीं है। ठीक है, कि जिसके मुताबिक आपने किसी चीज़ को राइट या रॉन्ग कहना है। तो स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल एक फ्री स्टेट है जिसमें हर इंसान वो कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। अब जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं जिसमें थॉमस होब्स आता है, लॉक आता है, जॉन लॉक आते हैं और रोसो आता है, तो ये इसको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब मिसाल के तौर पर रोसो क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर मैन लिव्ड फ्री हैप्पी पीसफुल इन स्टेट ऑफ नेचर। इसी तरह वो इसको आइडियल कंडीशंस बोलते हैं। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं थॉमस होब्स के साथ, ठीक है, थॉमस होब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से कि ये वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, यानी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर हर इंसान दूसरे इंसान से जंग में लगा हुआ है। ये वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, इसमें कोई भी इंसान पीसफुल तरीके से नहीं रह रहा। और जॉन लॉक को अगर हम देखें तो जॉन लॉक और रोसो की जो डिस्क्रिप्शन है स्टेट ऑफ नेचर की वो तकरीबन सेम है। जॉन लॉक भी बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें इंसान पीसफुल तरीके से रहता है, हारमोनियस तरीके से रहता है, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस का जज्बा उसके अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है कि स्टेट ऑफ नेचर से निकल के जो आप सिविल सोसाइटी कायम करते हैं, जॉन लॉक उसके डिफरेंट रीज़न देते हैं और जो रोसो हैं ये इसके डिफरेंट रीज़न देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रोसो के बारे में कि ये क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोसो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं कि इसमें इंसान फ्री है, हैप्पी है, पीसफुल है, ठीक है, और ये आइडियल कंडीशंस है। तो आपके जहन में सवाल पैदा हुआ कि अगर ये आइडियल कंडीशंस हैं तो फिर स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सिविल सोसाइटी या स्टेट को बनाने की, कायम करने की क्या वजह है। अब रोसो इसका आंसर खुद ही देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रोसो के मुताबिक ये दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल है और एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मेटिव है। ठीक है, जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है ये आमतौर पर हमें, यानी कि हम नहीं इसको पढ़ते और ना ही ये इतना ज़्यादा हमारे सामने आता है। जो नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो ये आमतौर पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम थॉमस होब्स से, लॉक से कंपैरिजन करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है वो रोसो ने अपनी इस किताब में लिखा डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। और जो नॉर्मेटिव है यानी पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ते हैं वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरा जो बुनियादी फोकस है वो इस पर रहेगा। ये जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ। अब स्टेट ऑफ नेचर के बारे में तो रोसो ने कह दिया कि ये मतलब कि आइडियल कंडीशंस हैं, इसमें इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर बाहर कैसे निकलता है, इंसान स्टेट क्यों बनाता है? अब इसकी दो वजह हैं कि ये जो आइडियल कंडीशंस हैं ये एंड हो जाती हैं। अब इसमें सबसे पहली वजह क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ती है। और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होने की वजह से ये दूसरी वजह सामने आती है कि ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का और ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपस में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि स्टेट ऑफ नेचर मतलब जब इंसानियत का आगाज़ हुआ तो इंसान तादाद में बहुत कम थे, थोड़े थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन थी उसमें इजाफा होता गया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता गया, रोसो कहते हैं, तो इंसान की जो ज़रूरियात हैं उसमें इजाफा होता गया, उसको काम करना पड़ा। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के काम उसको करने पड़े। तो जब पॉपुलेशन में इजाफा हुआ उसकी जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ी, तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये पैदा हुई। मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ काम करना शुरू हो गए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो जब इस तरह की एक सोशल हायरार्की बनी तो वहाँ से जो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये शुरू हुआ। अब कुछ इंसानों के पास ज़्यादा दौलत आ गई काम करने की वजह से या जिस भी वजह से उन्होंने ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली, और कुछ इंसान जो थे वो ज़्यादा दौलत इकट्ठी ना कर सके। अब जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उन्होंने उन लोगों को जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी उनको अपने सब ऑर्डिनेट कर लिया। ठीक है, यहीं से रोसो की वो मशहूर लाइन भी है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज।
तो वो जो मैन इज़ बोर्न फ्री है वो इसमें फ्री है, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, कि जहाँ पे वो फ्री था, हैप्पी था, पीसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। वो जो चेंज है वो रोसो के मुताबिक सिविल सोसाइटी की चेंज है, कि जब रियासत बनी, जब स्टेट बनी, तो वहाँ पे जो लॉज एंड रेगुलेशंस बने तो उसने इंसान को चेंज में डाल दिया। तो ये इसकी सही इंटरप्रिटेशन है, ये जो कोटेशन है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि उन्होंने बात की। तो रोसो कहते हैं कि वो लोग जिनके पास ज़्यादा दौलत इकट्ठी होगी, उन्होंने ये सोचा कि चूँकि हमारे पास ज़्यादा दौलत है, लिहाजा वो लोग जिनके पास दौलत नहीं है वो हमारी इस दौलत को चोरी कर सकते हैं, हम पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। लिहाजा जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट था वो ये कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, ये एक तासुर दिया गया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जिसमें जो एक हुकूमत बनेगी और वो हुकूमत तमाम इंसानों के बारे में सोचेगी, यानी जो भी उस स्टेट के अंदर हैं उन सब के बारे में अच्छा करेगी, उनके बारे में अच्छा सोचेगी वगैरह वगैरह। लेकिन रोसो कहते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं था। वो लोग जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट को इसलिए बनाया ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ़ रह सके, वो महफूज रह सके। तो ये स्टोरी है नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट की। इसके बाद बारी आती है नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको आगे मैं और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट ये है कि रोसो कहते हैं कि ये जो एक नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ नेचर से निकल के, जिस तरह ये लिखा है कि टू थिंग्स एंडेड दिस कंडीशन, यानी अब स्टेट ऑफ नेचर नहीं है। ठीक है, अब आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसमें जो दौलतमंद क्लास है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो फ़ायदा उठा रही है। तो अब रोसो कहते हैं कि एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, जिसको उन्होंने नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा। तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है कि जिसके मुताबिक इंसान वही लिबर्टीज़, वही फ्रीडम, वही हैप्पीनेस एंजॉय करे जो वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर शुरू में एंजॉय कर रहा था। तो चूँकि रोसो ने स्टेट ऑफ नेचर को आइडियल कंडीशंस कहा, लिहाजा रोसो ने कहा कि अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए कि जिसके मुताबिक हम वापस उसी आइडियल कंडीशंस में आ जाएं कि जिसमें इंसान स्टेट ऑफ नेचर में था। याद रहे कि रोसो ये नहीं कह रहे कि वापस स्टेट ऑफ नेचर को बनाना है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह इंसान स्टेट ऑफ नेचर में आज़ाद था वैसे ही अब वो इस सिविल सोसाइटी में या नई रियासत के अंदर भी आज़ाद होगा। लेकिन वो कैसे आज़ाद होगा उसकी उन्होंने फिर ये बाकायदा थ्योरी दी। तो इसमें आप ये भी देख लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, ये जो सारी चीज़ें हुई, जो पीस था, इक्वलिटी था, फ्रीडम था, जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर था, वो सारा ख़त्म हुआ, और जो वार, मर्डर, क्वाल, ये सारी काम शुरू हो गए। तो दे एस्केप्ड फ्रॉम दिस। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए जो हम पढ़ते हैं, तो रोसो ने कहा कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है, जिसमें जो इंसान की लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, उसको इंटैक्ट किया जाए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया। अब इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो रोसो ने खुद प्रपोज़ किया, यानी कि जो नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। और इनके मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को करके जो इंसान है वो वैसे ही फ्रीडम इंजॉय करेगा जैसे कि वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कर रहा था। तो सबसे पहले ये होता क्यों है? ड्यू टू इनइक्वलिटी, जिसकी मैं पीछे बात कर चुका हूँ कि इनइक्वलिटी की वजह से काफ़ी इंसानियत के अंदर डिवीजन आ चुकी है, और अब एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है कि जिसके मुताबिक जो ये इनइक्वलिटी है ये ख़त्म हो सके। बट हाउ टू जस्टिफाई द ओबीडियंस टू द लॉज? तो जिस तरह वो बात आती है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज, तो वो जो चेंज है वो इन लॉज की चेंज है, जो रोसो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी ने कायम की। तो रोसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से निकल के आप सिविल सोसाइटी तो कायम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो आपने लॉज को फॉलो करना है, जो कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आप फॉलो नहीं करते थे, तो अब सिविल सोसाइटी बनेगी, उसमें ज़ाहिर सी बात है लॉज होंगे जिसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, कि हम क्यों किसी लॉ को फॉलो करें, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्ज़ी है। तो स्टेट ऑफ नेचर सिविल सोसाइटी को कायम करके लॉज को कैसे जस्टिफाई करना है, उनकी जो ओबीडियंस है, उनको जो फॉलो करना है, वो क्यों करना है? अब इसका आंसर देते हैं यहाँ पर। रोसो कहते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग नेचुरल फ्रीडम बाय सिविल फ्रीडम। ठीक है, आपके पास जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर नेचुरल फ्रीडम थी उसको आपने सब्सटीट्यूट कर दिया सिविल फ्रीडम के साथ। टू हार्मोनाइज नेचुरल फ्रीडम इन स्टेट ऑफ नेचर विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट विच यू मस्ट ओबे नाउ। तो बेसिकली जो रोसो का आर्गूमेंट है वो ये है कि ये जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैंने आपसे बात की, ये वो था जो मालदार जो तबका था उन्होंने किया,
ठीक है, और एक हुकूमत बनाई जिसने इनकी प्रॉपर्टी को या इनको ही प्रोटेक्ट किया। अब जो रोसो कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज कर रहे हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें सारी सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो पावर्स हैं वो किसको देगी, होल कम्युनिटी। ठीक है, अब पावर किसी एक बंदे को, जिस तरह थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर से निकल के जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पावर्स एक सोवरन को, एक किंग को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसी तरह जॉन लॉक ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर से निकल के जो पावर्स हैं वो असेंबली ऑफ मैन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, यानी चंद लोगों को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। लेकिन रोसो को मानना ऐसा नहीं है। रोसो कहते हैं कि ना ही एक इंडिविजुअल को सारी पावर्स मिलेंगी और ना ही कुछ असेंबली ऑफ मैन को पावर्स मिलेंगी। ठीक है, और ना ही ये जो मालदार तबका है ये अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो रोसो का प्रपोजल ये है कि इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, इंडिविजुअल्स सरेंडर ऑल देयर राइट्स टू द होल कम्युनिटी। अब मिसाल के तौर पर एक रियासत है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो रोसो के मुताबिक ये जो 10,000 लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करके जो पावर्स हैं वो किसी एक किंग को या किसी एक असेंबली को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बल्कि ये 10,000 लोग खुद को ही, यानी कि सारी की सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब सारे लोग खुद को ही पावर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लॉज बनाएंगे वो भी वही होंगे जो हर इंसान चाह रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि मेड होल कम्युनिटी सोवरन, सारी की सारी कम्युनिटी सोवरन है, ना एक किंग सोवरन है और ना असेंबली सोवरन है, सारे लोग ही सोवरन है। तो जिस तरह आप ये पढ़िए कि ईच ऑफ अस पुट्स इनटू अ सिंगल मैस हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर्स अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जर्नल विल एंड वी रिसीव एज अ बॉडी ईच मेंबर एज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द होल। तो जिस तरह 10,000 बंदे हैं तो एक बंदे के पास जो 10,000 पे इसको डिवाइड करें तो इतनी उसके पास सोवरेनिटी है। इसी तरह दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, चौथा बंदा, यानी कि हर बंदा ही सोवरन है। एक बादशाह सोवरन नहीं है, जिस तरह थॉमस हॉब्स ने कहा असेंबली ऑफ मैन सोवरन नहीं है, बल्कि सारे के सारे लोग ही सोवरन है। तो इस तरह रोसो डिस्क्राइब करते हैं कि चूँकि आप सारे सोवरन है, आपने पावर पूरी कम्युनिटी को दी है, लिहाजा आप जो भी लॉज बनाएंगे वो टेक्निकली वो इंसान खुद ही बना रहा है, क्योंकि वो खुद इस 10,000 का पार्ट है और 10 के 10,000 लोग ही लॉ बना रहे हैं। लिहाजा इनडायरेक्टली जो भी लॉ बनेगा वो इंसान खुद बनाएगा, और वो लॉ जो इंसान खुद बनाता है तो जब वो उसको फॉलो करेगा तो टेक्निकली वो खुद को ही फॉलो कर रहा है, वो किसी दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा। तो जब वो खुद को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसी फ्रीडम उसके पास स्टेट ऑफ नेचर के अंदर थी वैसी ही फ्रीडम उसके पास सिविल सोसाइटी के अंदर भी है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट शायद आपको ज़्यादा सही समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मज़ीद आगे भी इसको मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद जर्नल विल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा देखिए कि इंडिविजुअल सरेंडर कम्प्लीटली, इंडिविजुअल अपने राइट्स सरेंडर कर देते हैं, देयर नेचुरल फ्रीडम एंड पावर्स टू द कम्युनिटी एज अ होल विच बिकम्स सोवरन बॉडी। अब वो कम्युनिटी एक सोवरन बॉडी है, तो दिस इज़ द विल ऑफ द होल कम्युनिटी। अब ये यहाँ पर पढ़िए कि जनरल विल इज सोवरन बिकॉज क्रिएटेड बाय फ्री एक्ट ऑफ दोज हु एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो सोवरन बॉडी बनी है, ठीक है, जिसको हम जनरल विल भी बोलते हैं, तो ये किसने क्रिएट किया? खुद लोगों ने क्रिएट किया है। क्रिएटेड बाय फ्री एक्ट ऑफ दोज हु एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल। ठीक है, पीछे जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो मालदार तबका था सिर्फ उसके बारे में वो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो जनरल विल बनी है ये किसको प्रोटेक्ट करेगी? कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल, एम एट कॉमन एंड कलेक्टिव गुड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है रोसो के हवाले से। इसी वजह से रोसो ने अपनी ये जो नॉर्मेटिव थ्योरी है इसको दिया कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है कि जिसमें इस तरह की एक सोवरन बॉडी बनाई जाए कि जो कि सोवरन हो, एक बंदा सोवरन ना हो, असेंबली ना हो, सारे लोग सोवरन हो, और वो क्या हो? कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल, जिसमें अमीर भी हो, गरीब भी हो, अच्छा बुरा, यानी जो कुछ भी है सारों की वो प्रोटेक्शन करे, और कॉमन एंड कलेक्टिव गुड ऑफ ऑल करे, ना कि उन लोगों की कि जिनके पास दौलत ज़्यादा है उनको वो प्रोटेक्ट करे या उनकी वो सिक्योरिटी करे। इसी तरह सिंस ईच गिव्स हिमसेल्फ अप टू ऑल ही गिव्स हिमसेल्फ टू नन। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको दोबारा मैं एक कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें 10,000 की पॉपुलेशन है, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया, तो 10 के 10,000 लोग खुद को ही सोवरन बना रहे हैं, यानी जो होल कम्युनिटी है वो उनकी अपनी ही है। तो फ़र्ज़ करें 10 के 10,000 लोग एक असम्बली के अंदर बैठेंगे, कोई भी लॉ बनाना है तो 10 के 10,000 लोग उस पर अपनी वोटिंग करेंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो 10 के 10,000 लोग वोटिंग करने बैठे हैं, ठीक है, ये जो एक अथॉरिटी बनी है ये भी खुद लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके बनाई है कि हम एक होल कम्युनिटी बना रहे हैं जो कि सोवरन बॉडी होगी, ठीक है, जिसको उन्होंने जनरल विल का नाम दिया। अब ये जो लॉज बनाएगी, ठीक है, वो सबको मानना पड़ेंगे। अब ये असम्बली जो लॉ पास करेगी, अब फ़र्ज़ करें 10,000 में से एक बंदा यानी ये एक लॉ पास करना चाहती है तो 10,000 में से सिर्फ एक बंदा उसको अपोज़ करता है। तो जनरल विल क्या कहती है कि आपने उस बंदे को भी मजबूर करना है कि वो इस बात को माने। क्योंकि ये जो असम्बली बन गई है जिसमें 10 के 10,000 लोग बैठे हैं, इस
इसमें उसकी भी मर्ज़ी शामिल थी जो अब इस लॉ को अपोज कर रहा है। ठीक है, ये मैं आपको आगे भी बताऊँगा एक मिसाल से, बल्कि आप देखिए जिस तरह ये मैंने लिखा है कि whoever refuses to obey the general will shall be compelled to do so by the whole body। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई भी लॉ बनता है उसको वो अपोज करता है तो फिर सारी की सारी जो बॉडी उसको मजबूर करेगी कि वो उसको एक्सेप्ट करे। दिस मीन्स नथिंग लेस देन दैट ही विल बी फोर्स टू बी फ्री। तो इस तरह उसको फोर्स किया जाएगा कि वो आज़ाद हो, फ्री हो। क्यों? क्योंकि ये जो जनरल विल है, ठीक है, जिसको वो डिसओबे कर रहा है, ये वही विल है जो उसने खुद क्रिएट की है। तो जो विल उसने खुद क्रिएट की है, ठीक है, अब वो उसको डिसअप्रूव कर रहा है या नहीं मान रहा, तो टेक्निकली वो खुद को नहीं मान रहा। तो अब ये पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको फोर्स करें टू बी फ्री, कि वो उस जनरल विल को एक्सेप्ट करे जो कि उसने खुद क्रिएट की है। इसी तरह फिर उन्होंने इससे कंक्लूजन ये निकाली कि मैन कंटिन्यूज टू एंजॉय द सेम फ्रीडम एज एंजॉयज इन स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जिस तरह शुरू में देखा कि वो फ्री था, हैप्पी था, पीसफुल था, तो इसी तरह अगर वो जनरल विल को फॉलो करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेम फ्रीडम एंजॉय कर रहा है जो कि वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कर रहा था। क्योंकि सिविल सोसाइटी के अंदर वो उन लॉज को फॉलो कर रहा है जो लॉज उसने खुद बनाए हैं, लिहाजा वो टेक्निकली फ्री है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। अब इसमें सेम वही बातें हैं कि नो इंडिविजुअल कैन डिसओबे द जनरल विल। अब ये जो जनरल विल है जो कि सोवरन बॉडी है, इसको आप डिसओबे नहीं कर सकते। बाय ओबेइंग द जनरल विल द इंडिविजुअल रियली ओबेज हिमसेल्फ। ठीक हो गया, ये वही बात आ गई कि जनरल विल को ओबे करके टेक्निकली आप खुद को ही ओबे कर रहे हैं, क्योंकि जनरल विल आपने खुद बनाई है, उसमें जो लॉज पास हुए हैं या बने वो भी आपने खुद बनाए हैं। तो एक चीज़ जो आपने खुद बनाई है तो उसको ओबे करने का मतलब आप खुद को ही ओबे कर रहे हैं। ठीक हो गया। व्हेन इट डिसओबेज द लॉ विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ही ऑर्डर्स हिज पनिशमेंट। तो जब वो डिसओबे लॉ करता है, जनरल विल ने कोई लॉ बनाया और वो उसको डिसओबे कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी पनिशमेंट को इनवाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रीज़न वही पुरानी है कि आपने खुद जनरल विल बनाई है, अब उसने लॉ पास किया तो अब वो भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि टेक्निकली वो लॉ भी आपने ही बनाया है। तो अब अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। लिहाजा फिर ये बात आती है कि जो होल कम्युनिटी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको फोर्स टू बी फ्री, उसको फोर्स करें कि वो आज़ाद हो, कि वो अपनी ही बात को माने। इसी तरह व्हेन अ क्रिमिनल इज़ पनिश्ड, ठीक है, तो ही हैज़ ऑर्डर्ड इट। तो जब क्रिमिनल को पनिश किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी पनिशमेंट को खुद इनवाइट किया है। क्यों? क्योंकि जनरल विल को वो डिसओबे कर रहा है। इसी तरह सबसे आखिर में दोबारा वही बात कि बाय ओबेइंग द सोवरन अनकंडीशनली एंड अनक्वेश्चनिंगली द इंडिविजुअल बिकम्स रियली फ्री बाय ओबेइंग द लॉज विच ही हैज़ हिमसेल्फ मेड। तो जो लॉज उसने खुद बनाए उन्हीं को फॉलो करके वो फ्री हो जाएगा। तो आप नोट कर रहे हैं कि एक ही बात बार बार चल रही है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो इसमें आर्गूमेंट एक ही है लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के तरीके डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है। तो ये थी बेसिकली रोसो की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अगर आप थॉमस होब्स की और लॉक की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी अलग से वीडियो भी देख सकते हैं, और इन तीनों की एक जो कंपैरिजन है उस पर भी मेरी एक वीडियो है, उसको भी आप अलग से देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स जिस तरह पॉलिटिकल साइंस किया, पॉलिटिक्स किया, सोवरेनिटी किया, लॉ किया, स्टेट किया, मॉडर्न ट्रेडिशनल रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ये किया है। इसी तरह आईआर की थ्योरीज, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, इन सब में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं इसी पैटर्न पे तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।